नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार है और होने वाला है हुंजा गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है कश्मीर का पीओके में जो शामिल है उसके ऊपर। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि बाल्टिस्तान, गिलगित और हुंजा ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को लेके कयास लगाए जा रहे हैं कि पीओके वाला जो एरिया है इसको पाकिस्तान जो है वो लीज पे दे सकता है। किसको? चाइना को। ये लीज पे दे सकता है चीन को, चाइना को। तो आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे, पहले पीओके की हिस्ट्री देखने वाले हैं, फिर पाकिस्तान बेच क्यों रहा है या लीज पे क्यों दे रहा है, एक तरह से ये देखेंगे, और चाइना का इसमें क्या इंटरेस्ट है ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे इसमें इंडिया का क्या रोल है अभी, और इंडिया अभी इसमें कहां हम भारत को देखते हैं पीओके के मुद्दे पे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए जी, देखो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो मुद्दा है, एक्चुअली ये कोई ऑफिशियल खबर तो अभी तक नहीं आई है कि पूरी तरीके से कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसा बोल रही हो या चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा बोल रही हो, लेकिन ये बातें पिछले 8-10 सालों से चल रही है कि गिलगित और बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है, अभी मैं बताऊंगा आपको मैप में, तो इस एरिया को पाकिस्तान जो है वो लीज पे दे सकता है चाइना को। एक तरह से कहें तो बेच सकता है, क्योंकि लीज होगा बहुत लंबा। आप सबको पता होगा कि चाइना ने जो है श्रीलंका से लीज पे ले रखा है हम्बनटोटा, उनका जो पोर्ट है वो, और वो कितने टाइम के लिए ले रखा है? 99 ईयर्स के लिए ले रखा है, 99 वर्ष के लिए ले रखा है। तो एक तरीके से बेच ही दिया। 100 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष जो है, यहां से काराकोरम रेंज जाती है, तो काराकोरम नेशनल मूवमेंट के जो अध्यक्ष जो है मुमताज नगरी, और नागरी भी कई जगह मिलेगा आपको, मुमताज नगरी जी जो है, इन्होंने बोला कि एक आशंका है भाई, किस चीज की, कि चीन जो है वो पाकिस्तान जो है वो पीओके को चाइना को सौंप सकता है। बदले में क्या मिलेगा? खूब सारा पैसा। ठीक है, अब ये बातें ऐसा क्यों निकल के आई, मुमताज का नागरी जी ने ऐसा क्यों कहा है? तो ये जो आप देख रहे हो काराकोरम नेशनल मूवमेंट, ये एक ग्रुप है, इसके अध्यक्ष हैं मुमताज नगरी जी, और ये काम करता है इस एरिया में। कौन से एरिया में? गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, ज्यादातर लोग शिया हैं यहाँ पे, शिया और सुन्नी होते हैं ना जो, तो ज्यादातर यहाँ पे शिया मुस्लिम है, और हमारा वाला जो कश्मीर है उसमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स है ना, उल्टा है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी सुन्नी है, कट्टरता वाली, और वहां के पीओके में है शिया मुस्लिम, और यहां ज्यादा आइडियोलॉजी है शिया वाली, और कश्मीर में लोग मिलेंगे आपको सुन्नी वाले ज्यादा। तो शिया लोग जो है अपने राइट्स के लिए यहां लड़ रहे हैं, एक मूवमेंट चला रहे हैं, और वो मूवमेंट है काराकोरम नेशनल मूवमेंट। तो इन्होंने बोला है कि भाई पीओके का एरिया जा सकता है, और ये इसके पीछे बोल रहे कि ये खबर जब से हमारे यहां आई है बहुत बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो गया है। किन लोगों का? शिया लोगों का पलायन शुरू हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इन्हें पता है चाइना उइगर मुस्लिमों को कैसे रखता है, चाइना आगे चल के मुसलमानों का क्या हाल करने वाला है अगर ये एरिया चाइना के हाथ लग गया तो। आपको पता होगा ना शिनजियांग के बारे में, तो उइगर मुस्लिम जो हैं उन लोगों को बहुत बुरी हाल में चाइना रखता है। दाढ़ी काट देगा, कुरान इकट्ठी करके जला दी जाती है, टोपी वगैरह नहीं रख सकते आप, खुलेआम धार्मिक प्रैक्टिसेस जो इंडिया में होती है इतनी आसानी से, फिर भी लोग गला रेत रहे हैं। उदयपुर में ऐसी घटनाएं हो रही है, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं ऐसे। तो चाइना तो बहुत ब्रूटली उन लोगों को बहुत निर्दयी तरीके से हैंडल करता है मुस्लिम्स को, लेकिन उनको और आप देखते हो कि ज़्यादातर मुस्लिम क्या मोस्टली सारे के सारे मुस्लिम देश जो हैं कोई चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलता। पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं बोलता, वो तो कंगाल होने की कगार पे है। वैसे भी ये भी आपको भी समझ में आ ही जाने वाला है। तो चाइना इतना जुल्म ढाता है उइगर मुस्लिम्स पे, और ये देश में इतना प्यारा माहौल है और कुछ लोग उनको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये बात यहाँ से निकल के आ गई। इसके अलावा अमेरिका की कुछ सीक्रेट एजेंसीज है, वो भी इस बात को बोलती है कि हाँ भाई ऐसा कुछ चल तो रहा है, क्योंकि अमेरिका का भी तो इसमें फ़ायदा है। आगे हम बात करेंगे सारी चीज़ों को, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है ये मुद्दा है क्या, और अमेरिका क्या चाहता है, चाइना क्या चाहता है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। देखो
हुआ यह कि पाकिस्तान ने क्या किया, हमेशा की तरह बैग में हाथ डाला और एक बड़ा सा कटोरा निकाला कि चलो भीख मांगने चलते हैं। तो भीख मांगने वो गया आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने बोला कि नहीं मिलेंगे पैसे। ये बोल रहा था कि हमें कितने रुपए दे दो, 3 अरब डॉलर दे दो। 3 अरब रुपए भी नहीं मांगता, ये मांगता बहुत भारी भरकम कि भाई डॉलर दे दो, 3 अरब डॉलर। आईएमएफ ने बोला भाई तू ऑलरेडी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। अब ये एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम क्या है? 1989 में बना है ना, ये 1989 में बना और काम करता है देशों पे निगरानी का, देशों पर निगरानी रखता है, ठीक है जी। किस चीज की निगरानी रखता है? कि ये जो देश है ये कहीं आतंक को प्रमोट तो नहीं कर रहे, या आतंकवादी जो हैं आतंकवादियों को फंडिंग तो नहीं करते हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बुरे धंधों में तो नहीं लगे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ग्रे लिस्ट में इनको शामिल कर दिया जाता है। उससे क्या होगा? एफएटीएफ अगर ग्रे लिस्ट में शामिल कर देगा तो एफएटीएफ को सुपरवाइज करने वाले कौन लोग हैं? आईएमएफ है और दूसरा वर्ल्ड बैंक है। और पाकिस्तान कटोरा लेके कहां पहुंचेगा? इन्हीं के पास। इन दोनों ने मना कर दिया, नहीं देंगे। अमेरिका ने भी बोल दिया नहीं है भाई पैसे, क्या तू हर साल मुंह उठा के आ जाता है। चारों तरफ अभी आपको पता होगा यूक्रेन और रशिया के वॉर के टाइम पे पाकिस्तान रशिया गया था और उसके जस्ट 2 दिन बाद पुतिन ने हमला कर दिया था। तो पाकिस्तान को वहां भी यही बैग में कटोरा डाल के लेके गए थे, लेकिन पुतिन ने बोला भाई यहां नहीं मिलेगा कुछ। तो फाइनली ये वापस आ गए। अब इनके पास में रास्ता नहीं बच रहा है, करे तो करे क्या। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, पीओके का जो बाल्टिस्तान और हुंजा गिलगित वाला जो एरिया है, क्यों ना इसको चीन को लीज पे दे दे। क्यों दे दे? ऑलरेडी कर्जे में है भाई। कैसे? पाकिस्तान के ऊपर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कुल कर्जा तो वो लगभग 92.3 अरब डॉलर है। और पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो इतना पैसा चुका सकता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोलोगे ना कि तुम्हारे पास कितना है, तो बोलेंगे 10-12 अरब कर सकता है टोटल, सारा आपको दे देंगे। तो वहां पे पूरा का पूरा सिस्टम फेल, लोगों को 1 रुपया नहीं दे पाएंगे। टोटल इकट्ठा करके दें तो 10-12 अरब से ज्यादा नहीं चुका पाएंगे वो। ये हाल है उनके। और कर्जा कितना है? 92.3 अरब डॉलर। आपने चारवाक का नाम सुना है ना? चारवाक बोलते थे, बड़े मजेदार थे। चारवाक ने लिखा था उधार लो और घी पियो, कि उधार लेते जाओ, घी पीते जाओ, अपनी तो लाइफ बढ़िया जीते जाओ, है ना। यही हाल हुआ श्रीलंका का, सेम होने जा रहा है पाकिस्तान का। कर्जे में डूब गए और इस 92.3 अरब डॉलर, एक मोटा मोटा माने तो लगभग 92 अरब डॉलर जो है, इसके अंदर से 18 अरब डॉलर जो है वो तो सिर्फ चाइना के हैं। ये देखो, ये सिर्फ चाइना का कर्ज है। तो चाइना बोलता लाओ पैसा दो, दुनिया मांग रही है, दुनिया भर में पैसा मांग रहे हैं, चाइना भी पैसा मांग रहा है। तो चाइना ने बोला कि ठीक है पीओके हमें दे दो। और अगर मतलब अभी तक ऐसा ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अगर ये बोलता है कि पीओके हम चाइना को देने को रेडी हैं, तो आपको क्या लगता है चाइना मना करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो मैं भी जस्ट बताऊंगा आपको क्यों नहीं करेगा। इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। तो पाकिस्तान, जहां तक मुझे लगता है, ये सारे रास्ते बंद होने के बाद एक बड़ा काम और हो सकता है कि पाकिस्तान कहीं ये सोच रहा हो कि अगर हम पीओके की बात करेंगे तो शायद यूएसए जो है वो हमें पैसे दे दे। किसके थ्रू? आईएमएफ के थ्रू या वर्ल्ड बैंक के थ्रू, या खुद ही दे दे हमें। क्योंकि अमेरिका जो है, आप सबको पता होगा, अमेरिका के लिए पीओके बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों इंपॉर्टेंट है? आज तक ये मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारा जो कश्मीर का आधा हिस्सा उनके पास है, थोड़ा हिस्सा जो दबा के बैठे हुए हैं, वो अमेरिका उसको आज भी विवादित क्षेत्र बोलता है। ठीक है, वो विवाद खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं करने दे रहा? वो पीओके को एज ए बेस काम में ले सकता है। 2 देशों को लड़वा रखा है, पीओके को आराम से यूज लिया जा सकता है कल को भारत के विरुद्ध भी, चाइना के विरुद्ध भी। और अब तक तो यही बातें हो रही थी ना कि पीओके में हमें बेस कैंप बना लेने दो, और ये सब सारी बातें। अब लंबा हो जाएगा अगर मैं ज्यादा डेप्थ में चला जाऊंगा तो वीडियो। ठीक है, देखो, तो ये 2 चीजें हो सकती है कि पाकिस्तान कहीं सोच रहा हो कि क्यों ना इस मुद्दे को भड़काया जाए कि हम पीओके चाइना को दे देंगे।
तो हो सकता है भारत भी थोड़ा सा पोलाइटली हमसे बात करे कि चल थोड़ा बहुत हम सपोर्ट करते हैं, यूएस करे, वर्ल्ड बैंक करे, आईएमएफ करे, और वो भी ना करेंगे तो एक मंशा तो ही है कि भाई पीओके बेचा जा सकता है, इनके पास पैसा आ जाएगा, चुका देंगे। और चाइना तो बोल रहा है तू मुझे दे दे, खूब पैसे ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, एक नंबर का दिमाग से, है ना, जाति से नहीं। ठीक है, तो ये सारा खेल जो है चारों तरफ चल रहा है, इनको पैसा नहीं मिला कहीं से भी, क्योंकि एफएटीएफ जो है उसकी ग्रे लिस्ट में है। और एक ताजा खबर मैं आपको दे देता हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 2 जुलाई है, कल यानी 1 जुलाई को एफएटीएफ जो है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है जी, अगले 2 साल के लिए, हर 2 साल बाद नया अध्यक्ष आता है एफएटीएफ का। याद रखना, टी राजा नाम है इनका, टी राजा। ओके, तो टी राजा एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बन गए। और एफएटीएफ का काम क्या है? आतंकवाद को फंडिंग करने वाले देश और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले देशों पे निगरानी रखना, उनको उठा के ग्रे लिस्ट में डाल देना। अब चलो विवाद पे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम का है। अगर कुछ लोग हैं जिनको बैकग्राउंड नहीं पता है कि ये गिलगित और बाल्टिस्तान क्या है क्या नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखो, ये पूरा कश्मीर है, जो आपको पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा कश्मीर है, यहां से लेके देखो ये पूरा हिस्सा कश्मीर है। मतलब जनरली हम इसको कश्मीर बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख है, 3 हिस्से। शुरुआत से यही रहा है, जम्मू रहा है, कश्मीर रहा है और लद्दाख रहा है। हुआ ये कि हम 1947 में आजाद हुए। आजाद होने के बाद में अंग्रेजों ने बोला, माउंटबेटन प्लान आया था कि भाई भारत पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे और कोई अलग रहना चाहता है तो रह सकता है, यही बात हुई थी। कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जी, कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने बोला कि भाई हम तो आजाद रहेंगे। तो हमने बोला ठीक है, रहो भाई। जैसे ही 1947 में दोनों देश आजाद हुए, अक्टूबर के आसपास हमला हो गया, लगभग 31 अक्टूबर 1947 की बात है शायद ये। तो 31 अक्टूबर के आसपास इनके यहाँ हमला हो गया। इधर से कबायली जो है वो एंटर कर गए कश्मीर में। ठीक है, ये पूरा हिस्सा देख रहे हो आप, कबायली जो है वो एंटर कर गए कश्मीर के एरिया में। हरि सिंह जी भाग के आए, सरदार पटेल को बोला कि बचाओ बचाओ, क्योंकि सरदार पटेल हमारे उस टाइम पे गृह मंत्री हुआ करते थे। तो सरदार पटेल ने बोला भाई आप तो अलग देश हो ना, हम कैसे बचाएं, हम कैसे आर्मी भेज दें हमारे बिल्कुल नए नए दोस्त के साथ अगेंस्ट में, पाकिस्तान जो था, कि हम तो नहीं भेज सकते। हाँ, हम तब जरूर भेज सकते थे अगर आप हमारे हिस्से होते, तो इन्वेड मानते हम लोग कि आपके विरुद्ध ऐसा कुछ है तो आर्मी भेज देते। तो हरि सिंह जी ने पहले तो ना नुकुर की, लेकिन जब देखा कि पाकिस्तानी कबायली जो है वो श्रीनगर तक पहुंचने वाले हैं, इतनी दूरी रही कि 2 दिन में श्रीनगर पहुंच जाते, तो फाइनली हरि सिंह जी ने साइन कर दिया मर्जर एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा रोल था सरदार पटेल का, सरदार पटेल। अब हमारी आर्मी जो है उन्होंने इनको धकेलना शुरू किया। धकेलते धकेलते हम लोग यहां तक पहुंचे थे, जो मैं ये लाइन बना रहा हूं ना, ये वाली, हम यहां तक पहुंचे थे, इस ब्लैक लाइन तक पहुंचे थे, जितने में हमारे नेहरू जी जो हैं, जिसके बारे में उनको बहुत गालियां पड़ती है, नेहरू जी ने गलती कर दी। नेहरू जी भाग के गए यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में। एक बात देखो बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि नेहरू जी को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल नेता बनने का ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ था। वो भारत को नहीं, वो पूरी दुनिया के नेता बनना चाह रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं जिस देश का प्रधानमंत्री बनाऊं उसकी क्या हालत है अभी, उन्हें दुनिया की ज्यादा परवाह पड़ी थी। ठीक है, तो भारत के बारे में ज्यादा कुछ ख्याल नहीं था। भाग के गए यूएन, यूएन ने बोला रोक दो, जहां हो वहीं रुक जाओ। ठीक है, रुक गए। इस लाइन को बोला गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन को बोल दिया एलओसी, और बोला अभी जहां हो वहीं रहो, फैसला करेंगे। तो इतना हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था, कर लिया उन्होंने कब्जा, ये हमारे हिस्से में रहा। अभी तक ये हिस्सा हमारा ही था। ठीक है ना, अक्साई चीन दिख रहा है ये सब। हाँ, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये इतना, ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। ठीक है, अब विवाद चलता रहा। ये कश्मीर का जो मुद्दा है आज भी चल रहा है। यूएन कुछ नहीं कर पाया। एक्चुअली कर सकता था, ऐसी बात नहीं है यूएन नहीं कर सकता था, कर सकता था, लेकिन यूएन जो है वो पिट्ठू है अमेरिका का, और अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ये मुद्दा निपट जाए। ठीक है, अमेरिका को एक जगह चाहिए। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है भाई, आपको पता है ना, हिमालय एरिया है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं जहां लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। तो अमेरिका को सीधा सीधा ये चाहिए, बट मिल नहीं पाया। और आज भारत इतना बढ़ गया है
कि ट्रंप आओ चाहे कोई और आओ, बाइडन आओ, कोई भी आओ, भारत की माननी पड़ेगी बातें। तो अब थोड़ी सी चीजें घूम गई है, ठीक है। तो ये हिस्सा आ गया। अब आपको ये गिलगित दिख रहा है, बाल्टिस्तान दिख रहा है, पास में यहाँ पे हुंजा है। हुंजा के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, हुंजा वैली के बारे में सुना होगा आपने। हुंजा वैली बहुत फेमस है, बहुत सुंदर जगह है। इधर वाले कश्मीर से ज़्यादा सुंदर है इधर वाला, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, हालांकि गए नहीं हम लोग। तो हुंजा वैली बहुत फेमस है। एक तो यहाँ पे मिनरल्स है अच्छे खासे, जेम्स बहुत है, खाने वाले नहीं, मोती, रूबी, रूबी जो होता है ना, रूबी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ये हिस्सा इनके कंट्रोल में आ गया। अब पाकिस्तान ने जो है ना क्या किया, देखो मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं। पाकिस्तान जो है उन्होंने क्या किया, अपना बदला लेने के लिए एक तरह से, ये जो येलो वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला पार्ट, ये दे दिया उन्होंने पाकिस्तान को। और इसी एरिया में एक वैली पड़ती है, सक्शगम वैली। अगर आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। सक्शगम वैली वाला हिस्सा जो है 1963 में चाइना को दे दिया। अब 1963 में ही क्यों दिया, क्योंकि 62 में चाइना हमसे लड़ा, और हम सबको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, इसमें बोलते हैं मुझे कोई दोहराए नहीं, उन्होंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया इस मुद्दे को, और हमारी आर्मी पहुंच ही नहीं पाई, ना तो अक्साई चीन वाले एरिया में हम आगे बढ़ पाए, ना हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। इवन अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये तो बंजर भूमि है, क्या करेंगे, ले लिया तो ले लेने दो। बाद में एक यूपी से कोई त्यागी करके सांसद आते थे, तो उन्होंने बोला कि नेहरू जी आपके सर पे भी तो बाल नहीं है, तो इसको क्यों लेके घूम रहे हो, इसको भी काट के फेंक दो। बीजेपी कांग्रेस में मत जाना, मैं बस एज ए इंडिविजुअल आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में आगे इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था इसको, तो वो भी कांग्रेस के ही थे, लेकिन नेहरू जी से बिल्कुल उल्टा, उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। नेहरू जी का थोड़ा सा वही दुनिया भर के सामने नेता बनना और ये बहुत सारी बातें थी। तो 62 में चाइना ने जो है हमारे इस हिस्से पे कब्जा कर लिया, जिसको हम कहते हैं अक्साई चीन। चाइना कहता है ये तो हमारा था, तो इतने पे चाइना ने कब्जा कर लिया और सीज फायर कर दिया, बोले यहीं पे रहेंगे, थोड़ा सा पीछे खिसक गया। इसका नाम रखा गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो ये तो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से कश्मीर जो है कुछ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और जब पाकिस्तान को पता चला कि भैया 62 के युद्ध में भारत जो है एक तरह से हारा ही है, क्योंकि हमने अपनी टेरिटरी गवा दी, तो हारे हम लोग, तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता ही है। पाकिस्तान ने ये हिस्सा गिफ्ट कर दिया और बोला आज से हमारी दोस्ती। चाइना और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत कस्में वादे खाए और बोला ठीक है अब से निभाएंगे। तो बस वही चल रहा है, खूब चाइना सपोर्ट करता है इनको। और आपको पता होगा यहाँ पे बड़े बड़े डैम बना रखे हैं, यहाँ से एक रोड जारी है पाकिस्तान में जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना, बहुत बड़ा हाईवे है, पास में रेलवे बनाने की भी बात है, पाइपलाइन की भी बात है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, लगभग $50 अरब का। जितना पाकिस्तान पे लोन है ना, लगभग उससे थोड़ा सा कम मान लो आप, इतना बड़ा तो उनका हाईवे का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ गिलगित और बाल्टिस्तान वाली ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई और हमने देखा कि ये जो POK वाला हिस्सा है ये हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे हाथ में होता तो इधर अफगानिस्तान हमारे बिल्कुल बगल में होता, किर्गिस्तान और ये सब रशिया तक हमारी पहुंच इजीली होती। समझ में आ रहा ना आपको ये बात है, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा हिस्सा कब हमारे हाथ से निकल गया। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ओरिजिनली भारत के हिस्से में जो है उसको मैं आपको बता देता हूं, ये रहा हिस्सा, ये भारत के पास है आज के टाइम पे, ये कश्मीर दिखता है हमें। अब आप देख लो आधे से ज्यादा कहीं और पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो चीन क्यों कर्जा दे रहा है, चीन को क्या फायदा है? चीन का जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सबसे बड़ा फायदा भी है। और भारत के लिए ये मतलब आप यूं मान लो कि चुनौती तो है ही है, चुनौती के साथ साथ ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, उसकी मैं बात अभी करने वाला हूं। तो देखो CPEC क्या है, अभी जस्ट बताया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना में एक जगह है काशगर, ये रहा, काशगर से एक हाईवे आता है यूं, कहां तक, ये देखो इस्लामाबाद लाहौर और यूं ऐसे होते हुए कराची के बिल्कुल पास से ग्वादर पोर्ट तक जाता है। यहां पे कराची है,
पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, ठीक है, और दुनिया में, एशिया में तो आप मान लो कि सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी भी इधर ही है, ठीक है। तो ग्वादर पोर्ट यहाँ पे, अब इनका एक प्रोजेक्ट है, इस तरीके से एक हाईवे इन्होंने बना रखा है, पूरा हाईवे रेडी है, काम भी कर रहा है, हम नहीं रोक पाए अभी तक, ठीक है। तो ये हाईवे के पास पास एक तो वो रेलवे भी लाना चाह रहे हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं, पाइपलाइन भी है। तो चाइना जो है वो चाहता है कि ये हाईवे मेरा बना रहे। अब जा कहां से रहा है? पीओके से। पीओके कैसा है? विवादित एरिया है, आप सबको पता है ना, विवादित एरिया है क्योंकि इंडिया क्लेम करता है। हमारा कश्मीर भले ले लिया हो, लेकिन आपने देखा होगा हम कश्मीर को आज भी मैप में ऐसा ही दिखाते हैं, पीओके भी दिखा रहे हैं और अक्साई चीन भी दिखा रहे हैं भाई। भले ही हमारे पास ना हो, कब्जा किसी और ने कर लिया हो, लेकिन हम बोलते तो यही है ना, हमारा है। हम ये अगर हमने मानना बंद कर दिया तो उनके पास तो मौका आ जाएगा फिर तो, कि हाँ भाई जब इंडिया ही नहीं बोल रहा तो हमारा ही है। तो हम अपने मैप में तो दिखाएंगे, और जो नहीं दिखाएगा उसको प्रेशर डाल के बोलेंगे कि दिखा, क्योंकि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, किसी और के हाथ में जाने नहीं देंगे। तो यहां से देखो नीचे आ गया अरब सागर। तो चाइना की जो रीच है, चाइना की जो पहुंच है, सीधे सीधे अरब सागर तक पहुंच गई। नीचे श्रीलंका के पास हम्बनटोटा में वो बैठा ही है, आप सबको सब पता है ये सारी बातें। तो एक तो सीपैक के थ्रू बहुत बड़ा वो ट्रेड कर सकता है। किसको करेगा? यहां से आप जस्ट आगे जाओगे तो मिडिल ईस्ट आ जाएगा, नीचे अफ्रीका आ जाएगा, ऊपर की तरफ यूरोप के देश आ जाएंगे। तो वहां से तेल की आपूर्ति कर सकता है ना पाइपलाइन के थ्रू, आसान हो जाएगा, ठीक है। और भूमध्य सागर के रास्ते वो व्यापार कर सकता है यूरोप से, भूमध्य सागर के रास्ते। देखो इधर से आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता होगा भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर से स्वेज नहर जुड़ी हुई है ना, उस स्वेज नहर से वो ट्रेड कर सकता है भाई, ठीक है। तो चाइना के बड़े फायदे हैं कि भूमध्य सागर के रास्ते स्वेज नहर से भी कर लेगा, और जो गल्फ ऑफ पर्शिया है, ईरान के बिल्कुल नीचे जो है, वहां से भी वो ट्रेड कर सकता है। दोनों रास्ते खुले मिल जाएंगे और कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, ग्वादर तक बिल्कुल फ्री हो जाएगा वो। उसके अलावा अगर पीओके उसके हाथ लगता है, देखो फिर से, अगर लीज पे गया तो ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये हमारा है, उनका नहीं है। और यहां पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, हिमालय वाला, कारगिल वारगिल, अब ये आप देखोगे तो बहुत हाइट पे है। और चाइना के हिस्से में अगर ये आ गया तो आपको नहीं लगता कि कल को अगर चाइना से हमारी वॉर हुई तो हमारी फोर्सेस की हालत खराब हो जाएगी ऊपर पहुंचने में? क्यों? क्योंकि हम सबको पता है, आप ये माने या ना माने, कि चाइना हमसे पावरफुल है। और आज तो इतना पावरफुल है कि हम 1-2 साल 5 साल में नहीं पकड़ सकते चाइना को। चाइना की ग्रोथ जो है ना, गजब की करी है उन्होंने। इसके लिए कोई कुछ नहीं कंडेम कर सकता कि भाई चाइना ने कुछ किया नहीं है। भले ही हम डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट के बाद मतलब मतभेद हो सकते हैं कि चलो उनके वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक है, वो सब कुछ एक तरफ रख दो। लेकिन अगर आप ग्रोथ देखोगे, चाइना की जीडीपी देख लो, उनकी बाकी चीज़ें देख लो, एचडीआई इंडेक्स देख लो, और देख लो हमसे कहीं आगे पहुँच गए। उनकी आर्मी को देख लो, स्पेस में इनको देख लो, हर जगह पे साइंटिस्ट है और है, हर जगह पे हमसे आगे पहुँच गए ये। और इतना पैसे वाला देश बना दिया इन्होंने अपने देश को कि आज अमेरिका परेशान हो रखा है इनसे। दुनिया में अमेरिका रशिया से नहीं परेशान है, इनसे परेशान है ये। घुस गए अमेरिका के अंदर इतना कि ना तो अमेरिका इनको छोड़ सकता ना अपना सकता। मतलब इलेक्ट्रिक गुड्स में तो ये इतने वहां तक पहुंच गए हैं अमेरिका तक कि अमेरिका चाहते हुए भी इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ये काफी बड़ा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी इसमें जोड़ दिया जाए, बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो इधर उधर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर चाइना काशगर से इसमें कामयाब तो हो ही गया है, ऑब्वियसली ये 2016 से लगभग वर्किंग है सीपैक में, तो 2016 के बाद से सीपैक तो काम कर ही रहा है। लेकिन सीपैक के साथ साथ वो रेलवे लाइन और एनर्जी सेक्टर में भी वहाँ काम कर रहा है, पाइपलाइन वाले में उसको भी बढ़ा रहा है। तो अगर ये हिस्सा उसको लीगली मिल गया लीज पे, तो चाइना के तो मजे हो जाने वाले हैं, कोई रोकने वाला ही नहीं रहेगा। फिर विवादित क्षेत्र कहाँ, जब लीज पे हो गया। और आप सबको पता होगा पहले पाकिस्तान जो है इस हिस्से को डायरेक्ट बोलता था कि भाई ये अवैध क्षेत्र है, ठीक है। अब उन्होंने इसको 5वां प्रोविंस बना दिया, 5th प्रोविंस जो है ना वो घोषित कर दिया। तो ये पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस भी है। तो चाइना तो चाहता है लीगली उनके पास आ जाए ये चीजें। तो चाइना बिल्कुल रेडी बैठा है कि एक बार पाकिस्तान बोल दे और चाइना पैसा भर देगा, इतना चाइना पाकिस्तान के
बैग में, कटोरे में, कि पाकिस्तान सोच नहीं सकता, और ये उनके पास आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमें होगी। ये सी पैक अगर आया तो चाइना पूरा मार्केट तोड़ देगा, इधर का मार्केट तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी लेके बैठ जाएगा और भारत को दबना पड़ सकता है, क्योंकि अक्साई चीन उधर लेके बैठ जाएगा, इधर ये लेके बैठ जाएगा, दोनों हिस्से, उधर अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा तो पूरी तरीके से घेर लेगा। नीचे श्रीलंका में हम्बन टोटा उधर ऑलरेडी लगाई हुआ है, फिलीपींस वगैरह, हालांकि भारत काम कर रहा है फिलीपींस और उन हिस्सों में, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी लगा पड़ा है, और इधर ग्वादर पोर्ट पे तो आ ही गया है। तो पूरा एक ग्रिड बना रहा है इंडिया के चारों तरफ। अरब सागर हिंद महासागर में अगर आप देखोगे तो हिंद महासागर में ये जो अरब सागर वाला हिस्सा है, यहां से लेके पूरा भारत को घेर लेगा वो, और घेर चुका है काफी हद तक। तो हमारी सरकार की कोशिश क्या रहेगी? अब हमारी सरकार इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि हम ये ना होने दें, ठीक है। तो चाइना के प्रॉफिट्स तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गए, क्लियर हो गए। अब इसमें आगे अगर हम देखें तो इंडिया का क्या रोल रहने वाला है, इंडिया क्या करेगा? सबसे पहली बात, अगर ऐसी चीजें होगी तो खबर तो लगेगी। तो भारत जरूर विरोध दर्ज करवाएगा, और वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। यूएन में है, यूएस को है, हो सकता है हम रशिया के थ्रू भी दबाव डलवाएं, कई चीजें करवाएंगे हम लोग। यूरोपियन यूनियन है और है, हो सकता है हम लोग इनको परमानेंट मेंबरशिप के अगेंस्ट में भी हम बात करें कि भाई चाइना को हटाओ और इस तरीके, क्योंकि जमीन एक तरह से चाइना जो है ना, जमीन जिहाद कर रहा है, जमीनों पे कब्जे करता जा रहा है। तो ये सब चीजें तो होने ही वाली है। एक चीज और कि पाकिस्तान हमारा एक नंबर का दुश्मन हो जाएगा इसके जस्ट बाद में, अभी भी है, लेकिन फिर दुश्मनी जग जाहिर हो जाएगी कि भाई तुमने ये हिस्सा दे कैसे दिया। हो सकता है हम लड़ मरे, और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि कुछ को कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंगाल हो गया है। जो कुछ कर रहा है, इधर से सपोर्ट मिल रहा है, उसके पीछे चल रहा है। तो भारत जो है, आपने रिसेंट 2019 या 20 की बात है, आपने अमित शाह का पार्लियामेंट का भाषण सुना होगा कि हमारा, उसमें आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि अगला टारगेट जो पीओके ही है हमारा, है ना, कि पीओके लेंगे हम। सुना होगा, आप बोल रहे कि जान दे देंगे, ऐसे क्या कुछ बोला था ना कि जान दे देंगे, क्या समझ रखा है आपने? तो पीओके लेने का एजेंडा है कि हमारी गवर्नमेंट के मतलब उनके दिमाग में है कि हम लोग पीओके को लेंगे। तो ये राइट टाइम हो सकता है कि हम पीओके में घुस जाएं। बहुत हो गया, यूएन वगैरह को साइड हटाओ। हाँ, आपको समझ आ जाएगा कि अगर भारत ऐसा करता है तो क्या फायदा होगा। देखो, ये जो हिस्सा है, लगभग 650 किलोमीटर का हाईवे यहां से जा रहा है भारत से। कितना? अराउंड 650 किलोमीटर लगभग है ये डेटा। अगर भारत पीओके वापस लेने में कामयाब हो गया तो आप यूं मान लो कि चाइना की गर्दन हाथ में आ गई हमारे। अगर हमने सी पैक बंद कर दिया तो रेडी है, ये तो काम कर रहा है, ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, हाईवे की बात कर रहा हूं। तो अगर भारत इस हिस्से को ब्लॉक कर दे, क्या चाइना ऐसा चाहेगा? इसीलिए तो चाइना चाह रहा है कि ये हिस्सा मेरे कंट्रोल में आ जाए, कैसे भी कर करा के। तो भारत अगर इस हिस्से में आ गया तो ये जो सपना है ना चाइना का, ये थोड़ा धुंधला हो सकता है। हालांकि हम इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो नहीं हाईवे को, लेकिन हम चाहें तो कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट साइन किए जा सकते हैं कि भैया ये तब तक काम करेगा जब तक कि तुम सपोर्टिव रहोगे, अदरवाइज ये ब्लॉक, या फिर हमारे जो डिस्प्यूटेड एरियाज है वो सारे क्लियर किए जा सकते हैं। अक्साई चीन और सियाचिन और इन सब की बात कर सकते हैं हम कि लाओ वापस दो, फिर करते हैं बात बराबरी की, ट्रेड करो ना, तुम कौन मना कर रहा है, रॉयल्टी मिलेगी, और ये जो हिस्सा है ये डेवलप होगा जो अलग। तो भारत अगर पीओके पे कब्जा कर लेता है, वापस से कर क्या लेता है, हमारा कब्जा हम वापस ले लेते हैं, जो कि कुछ बेवकूफ़ों के हाथ में आ गया गलती से, जो भी हमारी सरकारों की गलतियां रही, और अभी भी सरकार अगर नहीं करती है तो गलती इनकी भी होने वाली है। तो अगर हम करते हैं तो सी पैक हमारे हाथ में आ जाएगा, और सी पैक हाथ में आने का मतलब है चीन जो है वो चाहता है अपने सिल्क रूट को वापस जिंदा करना, दुनिया भर में अपने रूट को फिर से जिंदा करना चाहता है, रेशम मार्ग वाले को। तो सी पैक हाथ में आया और चाइना की गर्दन हाथ में आई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही ये हिस्सा हमें अपने मैप में मिलेगा और हम यहाँ से घूमने भी जा पाएंगे। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन चाइना से डिस्प्यूट हो सकता है शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन बाद में ठंडी हो जाने वाली है, क्योंकि चाइना को पता चल जाएगा कि इधर जाना है तो भारत के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, तो बना के रखना पड़ेगा। और पाकिस्तान के तो लग ही नहीं वाले हैं वैसे भी, है ना। एक कुत्ते की जैसे आकृति में आपको जो देश दिखता है, ये देखो डॉग ही लगेगा आपको ये, ऑलमोस्ट हरकतों से भी मैप से भी।
अगर इसको मिटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट बैठा हुआ कुत्ता लगता है पाकिस्तान, वैसा ही है ये। चलो, तो आज का टॉपिक था ये सारा हमारा सीपैक के बारे में, और सारी जो बातें मैं आपसे कर सकता था एक छोटे वीडियो में, वो मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सबको पता है क्या करना है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हम चाहते हैं कि पीओके जो है वो हमारे साथ आए, अब वो आज़ाद कश्मीर नहीं, हमारे कश्मीर का हिस्सा बने। तो ऐसी ही कामना के साथ जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।